हेलो एवरीवन, आप सभी का सुपर क्लाइमेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। आइए दिवाली स्पेशल क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे। आज टॉपिक हमारा होगा क्या है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में यानी कि लघु संविधान की बात करते हैं। क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलरेडी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी नियमों उपनियमों का रूपरेखा, यानी एक दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है। क्योंकि भारतीय संविधान लिखित संविधान का प्रारूप रखा गया। अब उस संविधान में भी एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो ये क्या रहा, इसका रूल क्या रहा, ये क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसी टॉपिक को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सीरीज में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हम बात कर रहे हैं लघु संविधान की, यानी कि एक छोटा सा संविधान, लेकिन ये भी संविधान की संज्ञा दी गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस रहा है। तो बेसिकली 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसको जानने का या इस तरह की नाम की संज्ञा देने के पीछे कारण ये रहा है कि इसमें इतना ज़्यादा व्यापक बदलाव हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव होने की वजह से इसका नाम रख दिया गया। तो 42वें जैसे एक संविधान संशोधन आता है तो 2 सब्जेक्ट, 3 रूल्स, 4 रूल्स, कुछ न कुछ नए नए सब्जेक्ट जुड़ते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं। इतना ज़्यादा बदलाव करने का प्रयास किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसे खुद में अपने आप में एक संविधान सा दिखने लगा लोगों को। इसीलिए इसे एक संज्ञा या एक नेम, एक पहचान दे दी गई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान की। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पर बात जो होगी कि 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ है। 1976 में हुए व्यापक बदलाव की वजह से, व्यापक बदलाव की वजह से 42वें संविधान संशोधन को 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, यानी कि लघु संविधान कहा गया। यह ध्यान रखिएगा, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसी को बोलेंगे। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखिएगा, कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुए, व्यापक बदलाव हुए, इस वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई। इस समय अगर आपसे पूछा जाए, इस समय यानी कि 1942वें के समय, 42वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में ये कुछ व्यापक बदलाव किए गए। कौन कौन से बदलाव रहे, क्या क्या रहे, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और हम बात करेंगे कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या बदलाव किया गया, क्या क्या चीजें इसमें ऐड की गई, जिससे कि ये एक तरह से, क्योंकि देखिए संविधान, भारतीय संविधान पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। क्योंकि इसमें 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हो चुके हैं, 395 मूल संविधान में थे धीरे धीरे। तो इसमें भी इतना व्यापक बदलाव हुए हैं, इसकी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा यानी कि नेम दिया गया। तो क्या क्या बदलाव हुए तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया यहाँ पर, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन क्या क्या किया गया, परिवर्तन क्या क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। परिवर्तन या प्रावधान क्या क्या किया गया उसके बारे में देखते हैं। प्रावधान,
अब कॉलन कर लेंगे, यहाँ से हम 1 बाय 1 करते हुए समझते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हुई। मैं एकदम बेसिक से बात करना चाहूँगा यहाँ पर। पहला कि इसमें कहा गया प्रस्तावना की बात हम उठाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान में कि प्रस्तावना में पहली बार 3 शब्दों को इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वो 3 शब्द कौन थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और साथ ही साथ अखंडता, यानी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। यानी कि यहाँ पर 42वें, यहाँ पर एक डायग्राम हम बना लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इसमें आसान रहेगा आपको समझने में भी, और कुछ प्रावधान इंपॉर्टेंट, कुछ इसके प्रावधान जो जोड़े गए उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन की बात जब करेंगे तो यहाँ पर पहले प्रस्तावना से रिलेटेड हम बात करेंगे। किससे? प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात यानी प्रियम्बल की बात करेंगे। प्रस्तावना, अब प्रस्तावना की जब बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस संविधान संशोधन द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए। क्या किया गया? 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, शब्द जोड़े गए। वो कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए और वो कौन कौन से शब्द थे? तो वो शब्द थे आपके, इसमें ध्यान दीजिएगा, समाज, यहाँ पर 3 शब्द जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, समाजवादी है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द, इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया। यानी 3 शब्दों को आपके प्रियम्बल में ही ला करके स्टार्टिंग में ऐड कर दिया गया, एक प्रावधान किया गया। फिर इसके बाद आगे आएंगे, नागरिकता क्रॉस करेंगे। जैसे ही मूल हम अधिकार में आएंगे, मूल अधिकारों की कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स की बात करेंगे, उसी के बाद जस्ट आ जाता है आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति के निदेशक तत्व। तो कुछ बदलाव इसमें भी करना पड़ा यानी किए गए। तो यहाँ पर नीति के निदेशक तत्व यानी कि हम बात करेंगे निदेशक तत्वों की, निदेशक तत्व, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी के नाम से आप जानते हैं। डीपीएसपी में भी कुछ बदलाव किया गया और इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई। क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई तो ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले ये बात जो इम्पोर्टेंट रहा है कि आर्टिकल 39A यानी कि गरीबों के लिए निःशुल्क एवं विधिक सहायता की बात की गई। यानी कि गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। विधिक सहायता जो कि अनुच्छेद 39 क में जोड़ा गया, बाद में 39 क के नाम से जोड़ा गया, यानी कि विधिक सहायता। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जब देखेंगे नेक्स्ट, इसी में ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद यानी कि 43 का ये जोड़ा गया, यानी कि जो मैनेजमेंट इंडस्ट्री या उद्योग में जो कर्मकार यानी कि जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भागीदारी, यानी कि यहाँ पर उद्योगों में कार्मिकों की भागीदारी की व्यवस्था की गई। यानी कि उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों या वर्करों की भागीदारी सुनिश्चित की गई कि इनकी भागीदारी होगी, यानी इनकी भागीदारी जो कि 43A में लाया गया। फिर एक और है 48A यानी कि पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण जो है, पर्यावरण का संरक्षण इसमें जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया ध्यान दीजिएगा 48 का ए में। ये 3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही डिबेट करेंगे इसमें, जो कि एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं यहाँ पर। यानी कि पहला प्रियम्बल, दूसरा डीपीएसपी में जोड़ा गया, यानी मूल यहाँ पर नीति के निदेशक तत्वों में, और 3 आर्टिकल्स जोड़े गए, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी और पर्यावरण का संरक्षण। फिर आइए नीति के निदेशक तत्वों के बाद आपका मूल कर्तव्य आ जाता है। क्या आता है? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। अमूल कर्तव्य
की बात करेंगे तो मूल कर्तव्यों में क्या क्या शामिल किया गया, तो ध्यान दीजिएगा इसमें एक नया बदलाव यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया, भारतीय संविधान में जोड़ा गया, इसी के द्वारा जोड़ा गया तथा भाग 4 क और एक नया अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 51 क और ध्यान दीजिएगा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। एक बदलाव ये भी देखने को मिला कि मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही ला करके इसमें जोड़ा गया। कुछ और भी प्रावधान हैं, आइए उस पर भी बात करते हैं। अभी आपको ध्यान देना है कि प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। फिर हम आ जाते हैं केंद्र सरकार यानी 42वां संविधान संशोधन की बात, फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ है। तो 42वें संविधान संशोधन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर फिर से वही होगा कि केंद्र सरकार की हम बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर फिर से देखेंगे तो यहाँ पर मंत्री अनुच्छेद 74 में कुछ कॉन्सेप्ट जोड़े गए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की जो सहायता सलाह थी वो कंपलसरी यानी बाध्यकारी होगी। यानी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता व सलाह, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता व सलाह केंद्रीय मंत्री पर, इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे आप, केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा दी गई राष्ट्रपति की सहायता और सलाह बाध्यकारी होगी। केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सहायता व सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, यानी कि जो भी मंत्री परिषद सहायता सलाह देगी अनुच्छेद 74 के तहत, क्योंकि 53 में कहा गया कि संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी और इन शक्तियों का प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, परंतु यहाँ पर अधीनस्थ कौन होंगे, वो केंद्रीय मंत्री परिषद होगा। और यह मंत्री परिषद की सहायता सलाह 42वें में इन्हें बाउंडेड कहती है कि आपको वही करना है जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री कहते हैं, यानी मंत्री परिषद का मुखिया ही प्रधानमंत्री होता है। या पूरी टीम जो वर्ग इनको सलाह देगी वो बाध्यकारी होती है। और इसी में एक और बदलाव किया गया, ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि इसी के द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष न होकर के कितना 6 साल कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल जो है, लोकसभा का कार्यकाल यहाँ पर 6 वर्ष कर दिया गया, परंतु ध्यान रखिएगा, परंतु बाद में पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में भी कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल ही मानेंगे, 6 साल पहली बार इसमें चेंजेस करने का प्रयास किया गया।
इसमें बदलाव करने का प्रयास किया गया। और इसमें क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगला जो प्रयास किया गया, नेक्स्ट अगला जो बदलाव इसमें देखने को मिला, इसमें एक बात और थी कि यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें या विधानसभा की सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित थी। 1971 की जनगणना पर आधारित जो भी वहाँ पर सीटें थी उसके लिए भी निर्धारण किया गया कि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सीटें सन 2000 तक ऐसे ही चलेंगी। 2000 के बाद बदलाव होगा, लेकिन 2000 में बदलाव न हो पाने के कारण 84वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा उसे बढ़ाकर 2026 कर दिया गया। यानी कि लोकसभा का कार्यकाल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोकसभा की सीटें जो है, सीटें 1971 की जनगणना 1971 की जनगणना के आधार पर सन 2000 तक वैसी ही रहेंगी। सन 2000 तक इन्होंने कहा कि जो जनगणना है वो जैसी थी वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सन 2000 के बाद बदलाव नहीं हो पाता है। 2001 में चेंजेस फिर से किया जाता है। कहा जाता है कि ये सीटें आगे इंक्रीज कर दी गई। ध्यान दीजिएगा, जो कि यहाँ पर इसी में करेंगे 84वें संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 2001 द्वारा यह आगे बढ़ाते हुए कहाँ तक की गई, 2026 तक यथावत रहेंगी। ये ध्यान रखिएगा। इसमें बदलाव किया गया कि 2026 तक जो सीटें थी वैसी की वैसी ही रहेंगी। ये इस तरह से बदलाव इसमें किया गया। इसी में ध्यान दीजिएगा, एक और नया बदलाव किया गया था कि जो केंद्रीय विधानमंडल है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों पर राज्य की जो उच्च न्यायालय है उसकी अधिकारिता को कम कर दिया गया। यानी केंद्रीय कानूनों में इसमें यहाँ पर केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद जिसको बोलेंगे, मंडल द्वारा निर्मित, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा निर्मित, ध्यान दीजिएगा, कानून की राज्य हाई कोर्ट कानून की समीक्षा जो है, उच्च न्यायालय की शक्ति सीमित की गई। क्या कर दी गई, सीमित की गई, परंतु बाद में पुनः वापस कर दी गई, यानी कि उसकी समीक्षा कर सकता है। इसमें उसको भी हटाने का प्रयास किया गया। इस तरह से अगर आप देखेंगे न्यायिक शक्तियों में भी बदलाव करने का प्रयास किया गया इसमें, और साथ ही साथ बहुत से इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसको सिंपली कहा जा सकता है कि यह 1942 एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। और भी इसमें बदलाव आपको देखने को मिलेंगे ढेर सारे। इसमें इतना ज़्यादा चेंजेस, ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपके सामने हैं कि डीपीएस पे इसमें क्या है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हुए व्यापक बदलाव की वजह से कहा जाता है। और वो व्यापक बदलाव में कुछ खास इंपॉर्टेंट बदलाव मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे प्रस्तावना, निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, और आगे चलकर राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, सीटों की संख्या या न्यायिक शक्ति, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें इस बदलाव को देखते हुए या और भी इस तरह की ढेर सारे बदलाव सामने आए जिसमें इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा देना उचित था।
इसलिए भारतीय संविधान में या भारतीय इसमें देखने को मिलेगा, या सामने ये फेमस वर्ड होता हुआ चला गया, बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में आ गया कि यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें बहुत से मिसयूज़ भी किए गए और बहुत से यूज़फुल भी रहे ये बदलाव करने का। उसमें से कुछ प्रावधान लागू हुए, कुछ बाद में समाप्त कर दिए गए, जैसे कि आपका कार्यकाल 6 वर्ष था, बाद में फिर से संविधान संशोधन ला करके हटाया गया, यानी 5 साल किया गया। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका कुछ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक, जिस पर आई होप आप सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस के लिए साथ ही साथ 42वें संविधान संशोधन को एक जगह समराइज करने का मैंने प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आप सबके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये आने वाले एग्जाम्स में। और आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आप रीड करिए, समझिएगा, और ये आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।